नमस्कार दोस्तों। अभी हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये डिस्कस करेंगे हम जैसे लैंड लीज पर लेते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है जो कि लैंड लीज पर ले रहे हैं। बहुत सारी सोलर कंपनियां लैंड लीज पर ले रही हैं और लैंड लीज 25 साल 27 साल 30 साल जैसे भी है, जैसे प्रिफरेंस करके वो अपना ले रही हैं। तो लैंड लीज पर लेने से पहले हमें उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक करना है, उस लैंड का डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लैंड लेने से पहले कि हमें क्या क्या चेक करना है, क्या उस ज़मीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और बहुत शॉर्टली डिस्कस करेंगे। डिटेल में अगर करना होगा तो आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हो या नेक्स्ट कुछ पार्ट हम बना देंगे। लैंड लीज लेने से पहले हम उसका ज़मीन का 7/12 निकालेंगे। 7/12 निकालेंगे। दूसरा नंबर हम उसका निकाल लेंगे कि 7/12 में कोई ऐसा देखेंगे कि कोई उसके साइड में आप देखोगे तो लिखा रहेगा कि फेर फार नंबर इतना इतना, वो सारे फेर फार का डिटेल दिया रहेगा। और कोई लोन होगा तो उस 7/12 पर दिखाएगा कि उसमें कितना लोन है, ये भी देखने वाली चीज़ है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं 7/12 पर कि लोन किसान ने लिया आज से 5 साल पहले, लेकिन 7/12 पर अभी भी दिखा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे कि उस मैक्सिमम यहाँ जो महाराष्ट्र में है सोसाइटी का लोन होता है, तो हम उससे क्या काम करेंगे, किसान से बोलेंगे या कोई प्राइवेट बैंक से भी हो सकता है। तो किसान से बोलेंगे कि आप इसका एनओसी लेकर आओ। एनओसी लेकर आ गया तो एनओसी लगा करके तलहटी को हम दे करके उसको हटवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब उसमें देखना है फेर फार। 7/12 में जितने फेर फार हैं, यानी कि 25 साल का फेर फार हमें निकालना है कि फेर फार जो है कितने लोगों ने बेचा, कब किसने खरीदा, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हुआ। तो फेर फार आप जितने निकालोगे, फेर फार नंबर दिया रहेगा, उस फेर फार नंबर से आप पढ़कर पता लगा लोगे कि कुछ तो फेर फार आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट बहुत सारे फेर फार ऑफलाइन मिलेगा। ठीक है, तहसील ऑफिस में जाकर आपको निकलवाना होगा। ये तो रहा 7/12 की बात। दूसरी बात, लैंड जो है गिफ्टेड नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे गिफ्टेड क्या होता है, तो गिफ्टेड का मतलब कि लैंड जो है बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने दे दिया। कोई हमारे सैनिक शहीद हो गया तो उसको भी गवर्नमेंट ने दे दिया, या किसी के नाना नानी के यहाँ से मिला हुआ है, या किसी ट्रस्ट के थ्रू मिला हुआ है, तो वैसे ज़मीन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हम वैसे ज़मीन लेंगे जो कि किसी ट्रस्ट का नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है हमेशा बदलते रहता है, हम ट्रस्ट का ज़मीन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उसके आगे हमें क्या क्या चाहिए। अब अपना 7/12 हो गया, फेर फार हो गया। अब हम गट नक्शा, जो गट होता है यानी कि जो लैंड होता है उसका पार्टिकुलर एक नक्शा होता है। अब उस पार्टिकुलर नक्शा होता है कि हाँ जी, अब गट क्या है कि एक मान लो कि 10 भाई हैं, 10 भाइयों में 10 भाइयों का ही गट बना हुआ है सेपरेट, लेकिन अब वो 4 हिस्सा में फाड़ दिया गया, 4 हिस्सा में कर दिया गया। तो उस कंडीशन में जिसका जो हिस्सा मिला है किधर है, ये कैसे पता लगेगा, आप नहीं पता लगा पाओगे। तो इसलिए जो है ना, हम गट नक्शा बनवाएंगे। गट नक्शा लोकल तहसील ऑफिस में जा करके गट नक्शा बन जाएगा, इजीली बन जाता है, 1-2 दिन का प्रोसेस होता है। तो गट नक्शा भी हमें देखना जरूरी है। ठीक है, अब फेरफार हो गया, गट नक्शा हो गया। चौथी बात हमें देखना है फैमिली ट्री। अगर कंबाइंड फैमिली है तो कंबाइंड फैमिली मान लो कि एक दादा थे, दादा से 4 भाई हुए, 4 भाइयों से फिर 2-2 बच्चे हुए, ऐसे करके हुए। तो उस कंडीशन में किसका किसका फैमिली ट्री क्या है, कैसे कैसे नाम चढ़ा हुआ है, आगे कौन एक्शन ले सकता है। सपोज करो राम नाम का ये कोई किसान है, ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं, लव और कुश, मान लो 2 बच्चे हैं। लव कुश के भी कुछ बच्चे हो गए, राम नहीं रहे, लव कुश बचे हुए हैं। ठीक है, उस कंडीशन में लव और कुश आपको क्या काम कर रहे हैं कि आपको लीज कर रहे हैं, वो आपको लीज कर रहे हैं, लव और कुश आपको लीज कर रहे हैं। बट उन्होंने क्या दिखा रखा है, आगे डॉक्यूमेंट में ऐसे भी दिखाया जाता है कि लव और कुश के बच्चे का हिस्सा भी निकाला हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में उनके बच्चों का भी हमें उनसे भी ये करवाना है, लीज करवाना है, नहीं तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरी सब मतलब एक और आपको मेजर बात बता रहा हूँ,
माइनर जो कम एज का या 18 साल से कम एज के बच्चे हैं उनका ज़मीन आप कतई लेने का भूल ना करो। अगर ले रहे हो तो ले सकते हो, बट अभी हमारे हिसाब से उसको ना लो तो बेटर रहेगा। उसका लेने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझा दूंगा। लिया जा सकता है बट एक लंबा प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखा जाता है कि वो कौन से कास्ट हैं। कुछ ऐसे कास्ट हैं जैसे कि आदिवासी हो गए, उनको गिफ्टेड ज़मीन मिला हुआ रहता है, वो सरकार की तरफ से मिला हुआ रहता है, वो खेती कर सकते हैं बट उसको बेच या लीज पर नहीं दे सकते हैं। तो हमें कास्ट भी देखना होता है, किस कास्ट का ज़मीन ले रहे हैं। जनरल का है, ओबीसी है, कोई यहाँ पारधी समाज भी है महाराष्ट्र में, उनका है, उनके भी बहुत सारे ऐसे 90% ज़मीन है जो कि गवर्नमेंट से गिफ्ट मिला हुआ है। तो हमें कास्ट भी देखना है, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है एनओसी फ्रॉम ग्राम पंचायत। ज़मीन तो मान लो कि इन्होंने सपोज करो एनओसी ग्राम पंचायत से क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए उस कंडीशन में किसी सरकार ने आया किसी को गिफ्ट कर दिया, ज़मीन दे दिया किसी रीजन से, ठीक है। बट उन्होंने क्या काम किया कि उनके पूर्वज को ज़मीन मिला था, इन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन बनवा कर ज़मीन को क्लास 1 का करवा लिया, वर्ग 1 का, ठीक है, वर्ग 1 का करवा लिया। बट उस पर ग्राम पंचायत का नज़र पड़ा हुआ है कि ये जो है गवर्नमेंट का ज़मीन था, इसको इन्होंने लिया है, कैसे भी करके गवर्नमेंट को करवाना है। तो वहाँ पर एक आप एनओसी ग्राम पंचायत से नॉर्मल ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर बनवा कर ले सकते हो। अब बता रहे हैं कि वर्ग 1 का हमने अभी आपसे बोला क्लास 1 का ज़मीन, क्लास 2 और क्लास 1 दो तरह का ज़मीन होता है। तो क्लास 1 वही ज़मीन होता है जिसको आपने किसी से खरीदा है या आपके बाप दादा का संपत्ति है, उस पर लिखा रहेगा कि क्लास 1 यानी वर्ग 1 का है या वर्ग 2 का है। वर्ग 2 का वही ज़मीन है जो गिफ्टेड है, किसी तरह से आपको मिला हुआ है, आपने नहीं खरीदा है, तो वो वर्ग 2 का ज़मीन है। तो ये सारी बातें रहा जो मैं आपको समझाया, और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा जानकारी, और आप लोग इस जानकारी से सहमत होंगे तो आगे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।